नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। माना के पास हिमस्खलन क्षेत्र में शनिवार को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 17 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन 5 मजदूरों को निकालने में रेस्क्यू अभियान दल को सफलता नहीं मिल पाई। बर्फ में फंसे 5 मजदूरों को निकालने के लिए आज फिर रेस्क्यू अभियान चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5 मजदूरों को भी सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि शुक्रवार सुबह 6 बजे माना के पास हिमस्खलन में 55 मजदूर दब गए। सेना और आईटीबीपी ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया। मौसम की विकट परिस्थिति में जवानों ने पहले दिन 33 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया। उसके बाद शनिवार सुबह फिर रेस्क्यू अभियान चलाया गया और 17 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। तो आपको बता दें कि आज फिर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। फंसे 5 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए यह अभियान आज फिर चलाया जा रहा है। कल यानी कि शनिवार को 17 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। तो चलिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो अभियान आज चलाया जा रहा है, क्या वो अभी शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए आज अभी जो हमें जानकारी मिली है एसडीआरएफ के आईजी जी ने बताया है रिधिम अग्रवाल जी ने कि एसडीआरएफ की एक विशेषज्ञ टीम वीएलसी यानी विक्टिम लोकेटिंग कैमरा लेकर के और थर्मल इमेजिंग कैमरा लेकर के उस माड़ा के लिए सरदारा हेलीपैड देहरादून से रवाना हो चुकी है। और जो 4 लापता मजदूर अभी भी हैं, इनके बचने की संभावना बेहद कम है। उनकी सर्चिंग का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो वहां पे चलाया जाएगा। अब से कुछ ही देर बाद ऑपरेशन शुरू होगा। वहां पे भारतीय सेना, पुलिस, आईटीबीपी के लोग अभी भी लगे हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी पहले से ही काम कर रही हैं। और आपको बताई दे कि 55 में से 50 लोगों को पहले ही रेस्क्यू किया जा चुका है। जी और जो 5 लोग थे उसमें से एक हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा का मजदूर था जो पहले ही अपने घर पहुंच चुका है। 4 लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन आज चलेगा। जी धीरेन्द्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो 4 मजदूर अभी भी वहां फंसे हुए थे, कल यानी कि शनिवार को इनकी मृत्यु हो गई थी और अब 5 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए आज रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। क्या उम्मीदें जताई जा रही हैं, कब तक उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन बेहद कठिन परिस्थितियों में, बेहद कठिन भौगोलिक स्थिति में चलाया जा रहा है। आपको पता है कि इसमें भारतीय सेना भी सहयोग कर रही है। जी पूरी उम्मीद है कि आज दोपहर तक उन 4 लापता मजदूरों को भी खोज लिया जाए। तो ये ऑपरेशन आज दोपहर तक शायद अपने अंजाम तक पहुंच जाए। जी धीरेन्द्र जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो घायल मजदूरों को हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है, क्या उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, ऐसे 50 में से ऐसे 26 मजदूर थे जिनको जी वहां पे माड़ा स्थित स्थानीय आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जिसमें से 3 की दुखद मृत्यु हो गई थी और एक को जो है ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर किया गया था, जिसको ऋषिकेश एम्स में भर्ती करा दिया गया है। जबकि जी 23 लोग अभी भी उनको माड़ा के आर्मी अस्पताल से जोशीमठ स्थित आर्मी हॉस्पिटल लाया गया था। उनका वहां पे इलाज चल रहा है और वो सारे बिल्कुल बेहतर स्थिति में है, उनका स्वास्थ्य ठीक है। तो पूरी उम्मीद है कि वे जो 23 लोग हैं बिल्कुल सुरक्षित और स्वस्थ हो जाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन 3 उसमें जो 26 में से 3 मजदूरों की भी दुखद मृत्यु की पुष्टि प्रशासन ने की है। जी धीरेन्द्र जी, देखिए 2021 के बाद 2023 में और अब 2025 में भी फिर ये दुर्घटना देखने को मिली है। हर साल कोई ना कोई दुर्घटना खराब मौसम के चलते देखने को मिलती है। क्या लगता है कि भविष्य में ऐसा ना हो, उसके लिए क्या कुछ सरकार को या सीख मिलती है? क्या कुछ कदम जो है वो आगे को उठाए जाएंगे कि भविष्य में दोबारा ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, वहाँ पे इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं जी लगातार आती रहती हैं और सरकारें उनसे जरूर सीख लेती हैं और अपना एस्टेब्लिशमेंट करती हैं उनसे बचने का। और ऐसी दुर्घटनाएं हो जाने के बाद किस तरह से उसमें सरकारें सहायता करें, वो चाहे हेल्थ सिस्टम की बात हो कि उनको मजबूत करे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करे, इन सारी चीजों पे लगातार सरकार काम करती रहती है। लेकिन देखिए माड़ा में जो दुर्घटना हुई है वहां पे एक बड़ा एवलांच आया और पूरे 6 महीने आपको पता है कि उस इलाके में भारी हिमपात और बर्फबारी रहती, पूरा बर्फ का पहाड़ ही खड़ा रहता है।
वहाँ का चाहे हेलीपैड हो या अन्य जो सुविधाएं सरकार ने स्टेब्लिश की है वो काम करने लायक नहीं रहती, विजिबिलिटी शून्य होती है, वहाँ पे उड़ानें संचालित नहीं की जा सकती, जी हॉस्पिटल को अस्थायी रूप से वहाँ पे ऑपरेट पूरे साल भर नहीं किया जा सकता। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ये प्रयास कर रही है कि जोशीमठ में एक बड़ा अस्पताल, क्योंकि जोशीमठ से माड़ा की दूरी 50-60 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, तो इस हिसाब से कि जिससे बाई रोड भी अगर कोई इस तरह की दिक्कत आए कि एयर कनेक्टिविटी नहीं जोड़ी जा सकती, ऑपरेट की जा सकती, तो बाई रोड उसे किया जा सके। जी हालांकि धीरेन्द्र जी। जो इस तरह के इलाके हैं वहां पे ये जो आपदाएं हैं वो बहुत बड़ी चुनौती, इनको रोकना बिल्कुल असंभव होता है। जी लेकिन उन आपदाओं के आने के बाद क्या कुछ किया जा सकता है, कौन से ऐसे अस्थायी डेवलपमेंट के काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम उनको किया जाए, इस पे सरकारें जरूर कुछ ना कुछ करती रहती है और यहाँ भी वो सरकारें लगातार कर ही रही है। जी धीरेन्द्र जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ अब अगली खबर के लिए। तो चलिए हम आपको बता दें कि कल यानी कि शनिवार को 17 मजदूर जो हैं वो सुरक्षित निकाल लिए गए थे, जिसमें कि 5 लोगों की मौत हो गई थी और 5 जो हैं अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उनके लिए चलाया जा रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ चलेंगे। पिछले महीने खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी का दौरा टल गया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को उत्तराखंड का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 8 बजे देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से प्रधानमंत्री मोदी हर्षिल जाएंगे। हर्षिल में पीएम मोदी एक जनसभा करेंगे। इसके बाद वे मुखवा पहुंचेंगे। मुखवा में शीतकालीन यात्रा का संदेश देकर पीएम मोदी लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखवा और हर्षिल दौरे के दौरान जादुंग घाटी में विश्व के दूसरे ऊंचे ट्रैक जनकताल और नीला पानी घाटी में मुलिंगना पास का शिलान्यास करेंगे। इन दोनों ट्रैक के शुरू होने से 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद इस घाटी में पर्यटन के नए आयाम खुलेंगे। तो आपको बता दें कि खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तरकाशी का दौरा जो था वो टल गया था और अब मोदी जो है 6 मार्च को उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं और हर्षिल में पीएम मोदी एक जनसभा भी करेंगे और मुखवा में शीतकालीन यात्रा का संदेश देकर पीएम मोदी लौट जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के धीरेन्द्र प्रताप जी हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। तो मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगी धीरेन्द्र जी कि उत्तरकाशी में अब पीएम मोदी 6 मार्च को जो है वो आने वाले हैं। क्या लगता है कि उनकी ये जो उत्तरकाशी का जो दौरा है वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है? बिल्कुल, आपको बताऊं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बीते 27 फरवरी को तय था, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र की चेतावनियों के चलते वो दौरा अचानक रद्द कर दिया गया था। उनके दौरे की पूरी तैयारियां जिला प्रशासन उत्तरकाशी ने कर ली थी। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन सारी तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे थे। खुद दौरा जहां पे उनका दौरा होना है, हर्षिल और मुखबा दोनों जगह मुख्यमंत्री 26 फरवरी को गए थे, लेकिन मौसम की वजह से अचानक से उनका दौरा रद्द कर दिया गया था। और उस समय भी मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई थी कि प्रधानमंत्री का दौरा चूंकि उत्तराखंड के पर्यटन के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए बेहद अहम दौरा है, इसलिए इसको शायद मार्च के प्रथम सप्ताह में प्रधानमंत्री जी करेंगे। और अब उस दौरे की तिथि भी आ गई है 6 मार्च। तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड सरकार ने शीतकालीन यात्रा का नई एक शुरुआत की है, नवाचारी शुरुआत के तौर पर मुख्यमंत्री इसको जगह जगह बताते रहते हैं। तो उनके इस दौरे से उस यात्रा को एक बड़ा स्थान, बड़ा प्रोजेक्शन मिलेगा। ये इस सोच सरकार की है और प्रधानमंत्री के इस दौरे से उत्तराखंड को भी बहुत कुछ सौगातें मिलेगी। जैसे आपने बताया कि किस तरह से वहां पे कुछ चीजों के शिलान्यास होने हैं और उसके बाद हर्षिल, मुखबा, क्योंकि 4 धामों में से 2 धाम गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में ही है, तो निश्चित रूप से शीतकालीन यात्रा स्थापित होगी तो उत्तराखंड की आर्थिकी को भी एक बड़ी गति मिलेगी, एक नया आयाम इस राज्य के विकास को मिलेगा। और प्रधानमंत्री उस दौरान कुछ बड़ी घोषणाएं भी करेंगे। तो ये दौरा बेहद अहम और उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके लिए पूरा उत्तराखंड और पूरी उत्तराखंड की जो सरकार है पूरी तत्परता और गंभीरता से उनकी तैयारियों में लगी हुई है और उनके स्वागत को उत्सुक है। ठीक है धीरेन्द्र जी, प्रताप जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।
तो हम आपको बता दें कि खराब मौसम के चलते उत्तरकाशी का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का टल चुका था और अब 6 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी उत्तरकाशी का दौरा करने वाले हैं। जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कई महत्वपूर्ण जनसभा को संबोधित करेंगे और कई महत्वपूर्ण सौगातें जो हैं वो भी उनके लिए लेकर आएंगे। तो चलो अब आगे बढ़ चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को परेड ग्राउंड देहरादून में राज्य जनजातीय शोध संस्थान द्वारा आयोजित उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव 2025 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 से लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी एवं किशन महिपाल को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनजातीय शोध संस्थान के सफल संचालन हेतु जनजातीय शोध संस्थान के ढांचे को स्वीकृति प्रदान करने एवं जनजातीय युवक युवतियों को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार की दिशा में काम करने हेतु मुख्यमंत्री जनजातीय रोजगार उत्कर्ष योजना के संचालन के लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने देश भर के विभिन्न जनजातीय समाज द्वारा बनाए गए उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का भी अवलोकन किया। उन्होंने जनजातीय शोध संस्थान द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित लघु फिल्म का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय महोत्सव प्रदेश के सांस्कृतिक वैभव और जनजातीय परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन का उत्सव एवं जनजातीय परंपराओं को जीवित रखने का प्रयास है। ऐसी योजनाओं से हमें जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराओं को देखने, समझने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर मिलता है। बल्कि हमारे समाज को समरसता और एक सूत्र में पिरोने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इस आयोजन के माध्यम से हम जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराओं को देखने, समझने और उनसे प्रेरणा लेने का अवसर हम सबको मिलता है। उत्तराखंड की भूमि केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। हमारे जनजातियों का हमारे राज्य की जो प्रमुख जनजातियां हैं, हाड़ू, भोटिया, जौनसारी, राजू, बुक्सा, इन सभी जनजातियां 5 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी परंपराएं लोक कला, हस्तशिल्प, लोकगीत, नृत्य, लोक कला, हस्तशिल्प, लोकगीत, नृत्य और खान पान हमारी संस्कृति की अद्वितीय पहचान है। और मेरा भी बचपन जनजातीय समाज के बीच में गुजरा है, तो अनेक प्रकार की जो जनजातीय समाज की संस्कृति है उसको नजदीक से जानने और समझने का अवसर भी मुझे मिला है। हमारी जनजातियां न केवल प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके जीवन जीने की प्रेरणा देती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इन समुदायों की जीवन शैली से हमें प्रकृति संरक्षण का संदेश मिलता है, जो आज के दौर में और भी प्रासंगिक हो गया है, जब अनेक चुनौतियों का हम आज पर्यावरण के क्षेत्र में जब उनका सामना कर रहे हैं। अभी आज ही इस कार्यक्रम में आने से पहले कल जो भारत का हमारा इसको अंतिम गांव कहा जाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसे भारत के पहले गांव की संज्ञा दी, माना गांव, उसके विकास के लिए वहां पर विकास के काम में लगे हुए हमारे 55 जो श्रमिक भाई थे, अचानक वहां पर हिमस्खलन के कारण से संकट में आ गए थे। अभी उन 55 में से 50 लोगों को निकालने का काम हुआ है, कुछ घायल हुए हैं, कुछ हमारे बीच में नहीं रहे हैं और आगे का रेस्क्यू अभियान चल रहा है। भाइयों बहनों, ऐसे समय में प्रकृति का संरक्षण
और उसका संवर्धन कितना जरूरी है, कितनी आवश्यकता है, यह हम भली भांति महसूस कर सकते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजाति समाज के उत्थान के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति मनाने का निर्णय लिया है, जिससे पूरे देश में आदिवासी समाज की संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला है। आज तक जनजातीय समाज राष्ट्र के निर्माण के लिए जनजातीय समाज के राष्ट्र के निर्माण में किए गए योगदान की जानकारी विकासनगर के बोरंटीवाला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान सिलाई मशीन चलाने का प्रशिक्षण लेने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में कैबिनेट मंत्री ने सिलाई मशीन वितरित की गई। कार्यक्रम में महिलाओं के द्वारा कई कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और उत्तराखंड जौनसार बाबर की पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं के द्वारा लोक नृत्य किया गया। महिला सशक्तिकरण महिला सतत आजीविका योजना के एक संस्था जो कि पोषण नामक संस्था है, पोषण नामक संस्था है। इस संस्था के द्वारा हमारे विभागीय जो योजना के अंतर्गत मिली जो वित्तीय सहायता थी, उसके अंतर्गत मातृशक्ति को प्रशिक्षण करना और प्रशिक्षण करने के साथ में उन्हें परिसंपत्ति देना, ये दोनों चीज़ों को लेकर आज जितने लाभार्थी यहाँ पर हमारे बीच में बसे, आप हम सब लोगों ने देखा कि बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पर सिलाई मशीन वितरित की गई है, बहुत सारी महिलाओं को यहाँ पर जड़ी बूटी किट जो है यहाँ पर वितरित की गई है। तो ये पूरी कोशिश कवायद है सरकार की कि हमारी महिलाएं अपनी आजीविका के लिए जो है वो सशक्त हैं, उनको अपनी आर्थिकी में वो मजबूत बने, उनके हाथ जो है वो देने के लिए नहीं अभी तो देने के लिए अग्रसर हो। उसी दिशा में जो है आज का ये कार्यक्रम संबोधन के माध्यम से भी और लोगों के अनुभव जानने के माध्यम से भी, और ये भी आश्चर्य हुआ कि मातृशक्ति इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिले जिन्होंने सिलाई मशीन देखी नहीं है अथवा देखी है तो फिर उपयोग किया नहीं, तो उन्होंने अपने अनुभव भी साझा करे। तो एक ये प्रयास है कि हमारी उत्तराखंड की हमारी मातृशक्ति को खासकर ग्रामीण क्षेत्र में उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का, तो आज उसका हमने जो है आज यहाँ पे एक कार्यक्रम के माध्यम से उनको सिलाई मशीन और ये जड़ी बूटी किट देते हुए जो है उनको प्रशिक्षण दिया गया है, निश्चित रूप से उनकी आजीविका में। के नाम है पूजा, रुपेश, मनीषा, धन्यवाद जो इन सीखेंगे। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को घायल कर गिरफ्तार किया। आरोपी के द्वारा 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया गया था। आरोपी की पहचान दयानंद निवासी माधोपुर बिहार के रूप में की गई है। नाबालिग बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। आज थाना पथरी क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला पुलिस के संज्ञान में आया था। इसमें जो आरोपी है दयानंद, ये असला इसके पास था, जो वादी द्वारा ये पुलिस को बताया गया कि जब उसके द्वारा इसे रोकने का प्रयास किया गया तो इसने तमंचा उसे दिखा के वहां से फरार हो गया था। एहतियातन पुलिस के द्वारा जब इसकी कॉम्बिंग की गई तो इसे जब पकड़ने की कोशिश की गई, इसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने तत्काल इसको इस पर जवाबी कार्रवाई के तहत इसके पैर में एक गोली लगी थी, तो तत्काल हॉस्पिटल में लाया गया। अभी यहाँ इसका उपचार चल रहा है। इसी बीच जो बच्ची है उसके भी क्योंकि ज़्यादा रक्तस्राव के कारण उसकी स्थिति काफ़ी क्रिटिकल हो गई थी, इसलिए अपने महिला सब इंस्पेक्टर के साथ उस बच्ची को तत्काल एम्स रेफर किया गया था। वहाँ पर उसके उपचार को किया जा रहा है और हमारी टीम भी वहाँ पर है। अभी इस आरोपी को यहाँ लाया गया है। मैं अभी हॉस्पिटल ही आया था। अभी ये खतरे से बाहर है और इसकी अरेस्टिंग भी इस केस में की जाएगी। कहाँ का ये रहने वाला सर अपराधी है? और ये जो आरोपी है इसका नाम दयानंद है, ये माधोपुरा बिहार का रहने वाला है, और जो वादी पक्ष है वादी भी माधोपुरा का ही रहने वाला है, और ये एक दूसरे के परिचित भी रहे। आपराधिक को इतिहास सर इसका? उसको भी हम लोग चेक करा रहे हैं। आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी ली जा रही है और उसको भी विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। पुलिस लगातार कार्यशैली अच्छे चल रही है, लगातार आपको मॉनिटरिंग कर रही है। देखिए, बिल्कुल एकदम क्लियर मैसेज है। अगर कोई भी कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो उसके साथ सख्ती।
रमजान मुबारक के अवसर पर काशीपुर कोतवाली में शांति कमेटी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्र के प्रमुख नागरिकों, सत्ताओं और कोतवाल काशीपुर अमरचंद शर्मा ने भाग लिया। बैठक के दौरान मौजूद लोगों ने बिजली, पानी, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की और जिस पर काशीपुर कोतवाल अमरचंद शर्मा ने रमजान के दौरान शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें एक और प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमें बढ़ते नशे को रोकना है और अगर हम ये वादा कर लें कि अपने आसपास से नशे को खत्म करना है तो हम अपने आसपास के साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। शांति समिति की जो हर त्योहार पर, चाहे हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार हो, मुस्लिम भाइयों का त्योहार हो, ईसाई भाइयों का हो, सिख भाइयों का हो, हर त्योहार पर एक पीस कमेटी की मीटिंग, शांति समिति की मीटिंग हर परंपरा के अनुसार हुई है। आज भी चूँकि हमारे आज ही से रात से रमज़ान शरीफ शुरू हो गए, कल पहला रोज़ा है, तो हमारे यहाँ के शहर कोतवाल अमरचंद शर्मा जी ने ये पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई थी। हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूरी कोतवाली के सभी इंचार्जों को, सभी दरोगाओं को। तो उन्होंने सब लोगों की बातें सुनी और सुन के उसका निदान किया, हमें पूरा आश्वासन दिया। हमने उनके सामने रखा कि चूँकि एक तो पहली बात यह है कि रमज़ान शरीफ के इस मौके पर सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, उसकी हमने मांग की है, जो उन्होंने कहा कि ये पूरी होगी। उसके साथ साथ हमने खुद ये कहा है कि चूँकि काशीपुर शहर और आप पत्रकार बंधु हो, आप लोग भी बड़ी अच्छी लेखनी से लिखते हो, मैं तो आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ काशीपुर का एक उदाहरण सब जगह पर प्रस्तुत किया जाता है कि ये शहर एक ऐसा कौमी एकता का गुलदस्ता है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का एक पैगाम देते हैं और हर त्योहार गले मिलकर सब एक दूसरे का मनाते हैं। आने वाले अभी 10-15 दिन के बाद होली का त्यौहार भी है, हम भी उन्हें मनाते हैं, वो भी हमारे त्यौहार में सब मिलाते हैं, गले मिलकर सबको एक दूसरे की मुबारकबाद देते हैं। इसीलिए ये आज शांति समिति की मीटिंग बुलाई। नशे का भी तुमने वो करा, गुजारिश करी कोतवाल साहब ने, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? कोतवाल साहब ने बड़ा अच्छा एक ये क्वेश्चन किया कि सब लोग इस पाक और मुकद्दस महीने में एक इस तरह का प्रण लें कि नशे के खिलाफ जितनी जोर से युवा आगे बढ़ रहा है और अपनी युवाओं को बिल्कुल मृत्यु अवस्था में ला, प्रशासन ने कि इसको सूचना दीजिए। ड्रग्स का समूल नाश करना हमारा पहला प्राथमिकता है। बाकी चीजें सामाजिक और उसमें थोड़ी बहुत होती रहती है कि ट्रैफिक जाम लग गया, जनसंख्या बढ़ रही है, गाड़ियां बढ़ रही है, होती है। इससे समाज की मुस्लिम समाज में माह रमजान का महीना बड़ी बरकत का माना जाता है। इस महीने में सभी मुस्लिम भाई पाबंदी के साथ खुदा की इबादत करते हैं और इस माह में खास बात यह है कि मुसलमान अपनी धन दौलत में से ज़कात निकालकर गरीबों में तकसीम करते हैं। बताया जाता है कि माह रमजान में 29 से 30 रोजे होते हैं और जिसके बाद ईद का चांद देखकर फिर ईद उल फितर मनाते हैं और ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। ये महीना रहमतों का और बरकतों का अल्लाह पाक ने इसी उम्मत के लिए रखा है और ये प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए महीना रखा है और इसी महीने में कलाम मजीद को अल्लाह ने नाज़िल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। और इस महीने की खास बात जो है तो इसमें तरावियाँ, रात में ईशा की नमाज के बाद तरावियाँ अदा की जाती है, जिससे एक सजदे पर 1,500 नेकियां देने का। स्वदेशी महोत्सव के दूसरे दिन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल रही और वहीं डॉक्टर ममता सिंह राष्ट्रीय कार्यकारिणी से एबीवीपी की सदस्य की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर नेहा जोशी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा शामिल हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ कुसुम कंडवाल, डॉक्टर ममता सिंह, डॉक्टर दिव्या नेगी एवं आधार वर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन करके साथ किया और इस अवसर पर कुसुम कंडवाल ने अपने संबोधन में उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस जगह जो वस्तु पैदा होता है उसे बाजार तक उचित मूल्य में पहुंचाकर धन अर्जित कर सकते हैं। महिलाओं के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, बस वो अपने हुनर को पहचान कर काम शुरू करें। स्थानीय वस्तुओं का प्रयोग कर स्वदेशी को बढ़ावा देने का काम महिलाओं से ज्यादा कोई नहीं कर सकता।
रामेंद्र मंद्रवाल, प्रबंध निदेशक, राज्य सहकारी संघ उत्तराखंड ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता विभाग बिना ब्याज के 5 लाख तक का लोन देता है। महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। उन्होंने जीनों की कला पर अत्याधुम और सीखने की कला पर जोर देते हुए कहा कि हम निरंतर खुद को परिष्कृत करने, अपना परिमार्जन करने रहने और आध्यात्मिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करें। चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।